Once again, welcome you on electro classes. I am Lokendra Kumar. I am teaching you fundamental of electrical engineering. In last lecture, we will discuss the numerical on the efficiency. Today we will discuss about the magnetic circuit. So let's start lecture number 7. तो आपके जो मैग्नेटिक सर्किट है, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है वो आपके डेफिनेशंस का क्वेश्चन बनेगा, जो आपसे सेक्शन ए में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो यहाँ कुछ डेफिनेशंस मेंशन है, ठीक है, हम उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक फील्ड, द रीजन अराउंड ए मैग्नेट where its pole activate a force of attraction or repulsion is called magnetic field. मीन जो आपकी मैग्नेट है, मैग्नेट के अराउंड में जो आपकी मैग्नेटिक लाइंस फ्लो होंगी, उनसे जो फोर्स जनरेट होगा वो या तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा या आपका रिपल्सन का होगा, उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड कहा। दूसरी डेफिनेशन है आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स, द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स सेट अप इन ए मैग्नेटिक सर्किट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, इट्स यूनिट इज वेबर। और इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हम इसका एनालॉगस देखते हैं तो दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। तो द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट ए पॉइंट इज द फ्लक्स पर यूनिट एरिया एट द राइट एंगल टू द फ्लक्स एट दैट पॉइंट। आप मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को डिनोट करते हैं V से, और इसकी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। तो V को हम लिखते हैं V इज इक्वल टू फाई अपॉन A, दैट इज द वेबर पर मीटर स्क्वायर। थर्ड डेफिनेशन है आपके पास परमेबिलिटी, द अवेलेबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू कंडक्ट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू इट इज कॉल्ड permeability of that material. It is generally represented by the mu. The greater the permeability of a material, the greater its conductivity. Mean अगर किसी मटेरियल के लिए परमेबिलिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है तो उसकी कंडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा हाई होगी। The permeability of air or vacuum is the poorest and is represented by the mu naught. एंड म्यू नॉट एयर की जो परमेबिलिटी है दैट इज म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7, ये आपकी वैल्यू है। सेकेंड फोर्थ डेफिनेशन है आपके पास रिलेटिव परमेबिलिटी, द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी म्यू ऑफ ए मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल, इज मच ग्रेटर देन द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ द एयर। द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक material is given in comparison with the air और vacuum। अब आपके पास जो ये परमेबिलिटी थी म्यू, ये म्यू होती है आपकी म्यू नॉट इंटू म्यू आर, जहां आपके पास म्यू नॉट आपकी एयर की परमेबिलिटी है और म्यू आर आपके रिलेटिव परमेबिलिटी है। और रिलेटिव परमेबिलिटी जो है वो हर मटेरियल के लिए आपके पास डिफरेंट वैल्यू होगी। इसके बाद magnetic field intensity, the force acting on a unit north pole when placed at a point in the magnetic field is called the magnetic intensity of the field at that point. It is denoted by H. Magnetic field intensity को हम H से डिनोट करते हैं। In magnetic circuit it is defined as mmf per unit length of a magnetic पाथ। तो H इज इक्वल टू है mmf अपॉन लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ, दैट इज Ni अपॉन L। तो हमने H को लिखा है Ni इज द mmf एंड L लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ। मैग्नेटोमोटिव फोर्स, व्हाट इज द mmf? द मैग्नेटिक प्रेशर दैट सेट अप और टेंड्स टू सेट अप द मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए मैग्नेटिक सर्किट इज कॉल्ड मैग्नेटोमोटिव फोर्स। mmf की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू Ni। N इज द नंबर ऑफ टर्न्स, I इज द करंट फ्लोइंग इन द नंबर ऑफ टर्न्स, तो इसको हम बोलते हैं एम्पियर टर्न, दैट इज डिनोटेड बाय AT। रिलक्टेंस, व्हाट इज द रिलक्टेंस?
the opposition offered to the magnetic flux by a magnetic circuit is called its reluctance. मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स के पाथ में जो अपोजिशन क्रिएट किया जाता है उसको हम बोलते हैं रिलक्टेंस, एंड इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड परमेबिलिटी of the material that make up the magnetic circuit, and it is measured in AT per Weber. तो S इक्वल टू है जिसको रिलक्टेंस को डिनोट करते हैं S से, S इक्वल टू L अपॉन A म्यू, और म्यू को हमने लिखा हुआ है म्यू नॉट इंटू म्यू आर. परमिनेंस, इट इज द मेजर ऑफ द Eg with which the flux can set up in the material. It is the reciprocal of reluctance. reluctance क्या कर रहा था? अपोजिशन क्रिएट कर रहा था. तो परमिनेंस क्या करता है? वो इजीनेस प्रोवाइड कराता है फ्लक्स को फ्लो करने के लिए. इसलिए हम लिखते हैं परमिनेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन रिलक्टेंस, जिसको हम लिखते हैं ए म्यू नॉट अपॉन म्यू आर इंटू एल, दैट इज द वेबर पर एटी. Reluctivity, it is the specific reluctance and analogous to the resistivity in the circuit. इसको क्या बोलते हैं हम? Specific reluctance. जो reluctivity होती है वो कहलाती है आपकी specific reluctance. अब यहां से जो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पेपर में बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. What are the analogy between the electric and magnetic circuit? जब भी आपसे एनालॉगी पूछा जाएगा तो आप यहां सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज जरूर लिखेंगे. तो अगर हम सिमिलरिटीज की बात करते हैं तो द क्लोज पाथ ऑफ ए मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक सर्किट. ये आपके मैग्नेटिक सर्किट की डेफिनेशन हो गई. इधर हमने लिखा द क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. फ्लक्स इज इक्वल टू एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस. इधर आपके इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें तो फ्लक्स आपका एनालोगस करता है करंट को, तो करंट इक्वल टू हो जाता है ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस. फ्लक्स फाई इन वेबर, करंट इन एम्पियर. एमएमएफ इन एटी, ईएमएफ इन वोल्ट. रिलक्टेंस एस इक्वल टू एल अपॉन ए म्यू. इधर रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए. परमिनेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन रिलक्टेंस. तो रेजिस्टेंस का पोजीशन क्या होगा? कंडक्टेंस. 1 अपॉन कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस. परमेबिलिटी म्यू, एयर कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो. रिलक्टिविटी, मैग्नेटिक सर्किट में आपके पास रिलक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट में आपके पास रेजिस्टिविटी होती है. फ्लक्स डेंसिटी V इज इक्वल टू 5 अपॉन ए इन इलेक्ट्रिक सर्किट. करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I अपॉन A. यहां इसकी यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर है, यहां एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. मैग्नेटिक इंटेंसिटी H इज इक्वल टू NI अपॉन L, यहां L है. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E इज इक्वल टू V अपॉन D. तो ये आपके इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में सिमिलरिटीज हैं. इस साइड आपका मैग्नेटिक सर्किट लिखा हुआ है और ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट लिखा हुआ है. अब अगर हम डिसिमिलरिटीज की बात करें तो डिसिमिलरिटीज क्या होगा? दिस इज मैग्नेटिक सर्किट और इधर इलेक्ट्रिक सर्किट. In fact, the magnetic flux does not flow, but it set up in the magnetic circuit. Basically, molecular poles are aligned. जबकि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक्चुअली फ्लो करता है इन इलेक्ट्रिक सर्किट में. तो पहला डिफरेंस ये हुआ. दूसरा, द मैग्नेटिक फ्लक्स देयर इज नो परफेक्ट इंसुलेटर. इट कैन बी सेट अप इवन इन नॉन मैग्नेटिक मटेरियल such as air, rubber, glass with reasonable mmf. For electric current, there are a large number of perfect insulators such as glass, air, rubber that do not allow it to flow through them under normal condition.
reluctance of a magnetic circuit is not constant, rather it varies with the value of V. It is because the value of mu change considerably with the change in flux density. The resistance R of an electric circuit is almost constant as its value depend upon the value of R, which is almost constant. However, the value of R and R may be slightly if temperature changes. Once the magnetic flux is set up in the magnetic circuit, no energy is expended. However, a small amount of energy is required at the start to create flux in the circuit. Energy is expended continuous so long as the current flow through the electric circuit. This is energy dissipated in the form of heat. तो ये आपका कुछ डिसिमिलरिटीज है मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट में. तो यहां से ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लें. इसके बाद यहां से हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं जो जिसमें हमें एटी की कैलकुलेशन करनी होती है. ठीक है, तो यहां हमने सीरीज सर्किट की बात की है, सीरीज सर्किट और कंपोजिट सर्किट. कंपोजिट मतलब हमने डिफरेंट मटेरियल लिए हैं और उनको आपस में कंबाइन किया है, तो उसको हमने कंपोजिट सर्किट बोला है. अब देखिए, अगर मुझे रिलक्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, तो S इक्वल टू होता है L अपॉन म्यू A. अगर हमारे पास डिफरेंट कंडक्टर हैं, सपोज कीजिए हमने मान लिया L1 हमारे पास एक मटेरियल है, उसकी लेंथ L1 है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है. दूसरा हमारे पास L2 लेंथ का है, उसमें आपके पास A2 है. और तीसरा आपके पास A3 क्रॉस सेक्शन और L3 लेंथ है. उसके बाद उसमें एयर गैप है जिसकी लेंथ आपकी Lg है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया Ag है. तो हमने रिलक्टेंस लिखा है S इक्वल टू L अपन म्यू नॉट म्यू R1 A1 प्लस म्यू L2 अपॉन म्यू नॉट म्यू R2 A2 प्लस L3 अपॉन म्यू नॉट म्यू R3 A3 प्लस Lg अपॉन म्यू नॉट Ag. तो इस तरीके से हम रिलक्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास लेंथ गिवन हो और एरिया गिवन है और उस मटेरियल की हमें परमेबिलिटी पता है, क्योंकि म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 होती है. अगर हमें एमएमएफ कैलकुलेट करना है तो हम लिखते हैं फाई इंटू एस. ठीक है जी, तो एमएमएफ की वैल्यू हो जाएगी फाई इंटू एस. तो हमने फाई एस की वैल्यू ये थी. टोटल एम्पियर टर्न, एमएमएफ को हम 80 बोलते हैं, तो ये बन गया आपके पास H H1 L1 प्लस H2 L2. इसका मतलब ये जो 5 अपॉन म्यू नॉट म्यू आर A1 बना, ये आपका H बन गया. H1 L1 प्लस H2 L2 प्लस H3 L3 प्लस Hg Hg. सम ऑफ एम्पियर टर्न रिक्वायर्ड फॉर द इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट. अब अगर हम पैरेलल सर्किट की बात करें तो पैरेलल सर्किट में हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास दो पाथ बन रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, मैं नाम बोलता हूं A B C D A. एक आपके पास है A F E D A. अगर आपको इसके एम्पियर टर्न कैलकुलेट करने हैं तो आप ये कॉमन वाली जो ब्रांच दिखाई दे रही है आपको A D, आप यहां के एम्पियर टर्न कैलकुलेट कर लें, और या तो आप A F E D A के कैलकुलेट कर लें, या आप इस साइड से A B E D ये वाले कैलकुलेट कर लें. तो दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें पैरेलल सर्किट में एम्पियर टर्न कैलकुलेट हो जाएंगे. इसके बाद 2 नंबर का जो इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज द लीकेज फैक्टर. लीकेज फैक्टर को अगर आप डिफाइन करें, द रेशियो ऑफ टोटल फ्लक्स टू द यूजुअल फ्लक्स नोन एज लीकेज फैक्टर. इसके बाद दूसरी डेफिनेशन जो आपसे पूछी जा सकती है, दैट इज द फ्रिंगिंग. द यूजुअल फ्लक्स पासिंग अक्रॉस द गैप टेंड टू ब्लज आउटवर्ड. अगर आप देखें तो ये आपका कोई मैग्नेटिक मटेरियल है और यहां आपका एयर गैप है यहां. अब आप देखें तो मैग्नेटिक लाइंस जो आपकी फ्लो कर रही थी, जब वो एयर गैप में आई तो वो बेंड हो गई थोड़ी सी, और सेंटर में
आपके पास डिस्टेंस बच गई, यानी कि मैग्नेटिक लाइंस यहां लेस हो गई। तो क्या होगा, इंक्रीजिंग द इफेक्टिव एरिया ऑफ द गैप एंड रिड्यूस द फ्लक्स डेंसिटी इन द गैप, दिस इफेक्ट रेफर टू एज फ्रिंगिंग। तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं फ्रिंगिंग। तो यहां से आपके पास 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स है वो किस तरीके का न्यूमेरिकल्स आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो कुछ न्यूमेरिकल्स हमने यहां लिए हैं, हम उनको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल हमने लिया है, ए रेक्टेंगुलर शेप कोर इज मेड ऑफ माइल्ड स्टील प्लेट, उसका एरिया आपको दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया। द मीन लेंथ ऑफ मैग्नेटिक पाथ इज 18 सेंटीमीटर। द एक्साइटिंग कॉइल हैज 300 नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि आपको एरिया गिवन है 15 mm इंटू 20 mm। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 300 mm स्क्वायर आ जाएगा। लेंथ आपको, मीन लेंथ आपको गिवन है 18 सेंटीमीटर, टर्न आपको गिवन है 300, करंट आपको गिवन है 0.7 एम्पियर। आपको कैलकुलेट करना है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मैग्नेटाइजिंग फोर्स को हम डिनोट करते हैं H से। उसके बाद फ्लक्स डेंसिटी B, रिलक्टेंस S, फ्लक्स phi, एज्यूम रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द माइल्ड स्टील म्यू आर आपको गिवन है 940। तो आपको ये चीज गिवन है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डायमेंशंस गिवन है हम उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आप लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8 मीटर। एरिया आपको गिवन है, ठीक है। तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होंगे, तो अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मैग्नेटाइजिंग फोर्स होता है L N I अपॉन L। N कितना है आपके पास 300, I कितना है 0.7 और L कितना है 0.18। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1166.6780 पर मीटर। दूसरा आपको क्या कैलकुलेट करना है, फ्लक्स डेंसिटी। आपको फ्लक्स डेंसिटी कैलकुलेट करना है V इक्वल टू होता है म्यू H, और म्यू क्या होता है म्यू नॉट म्यू आर H। तो म्यू नॉट कितना है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7। माइल्ड स्टील के लिए रिलेटिव परमेबिलिटी आपको गिवन है कितनी 940, तो 940। H की वैल्यू आई 1166.67। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.378 टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो आपने H और B की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है रिलक्टेंस। तो S की वैल्यू कितनी होती है L अपॉन म्यू A। L कितना है 0.8, म्यू की वैल्यू म्यू नॉट म्यू आर इंटू A। तो 0.8 अपॉन 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 इंटू 940 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर -4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 50.79 इंटू 10 टू पावर 480 पर वेबर। इसके बाद आपको लास्ट कैलकुलेट करना है फ्लक्स। तो फ्लक्स इक्वल टू होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनटू एरिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आप कैलकुलेट कर चुके हो 1.378। एरिया आपके पास कितना है 3 इंटू 10 टू पावर -4। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4.4
134 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर। तो कई बार आपके पेपर में सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरीके से आप इन फॉर्मूलों का ध्यान रखें जिससे आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना हो। तो जो फॉर्मूले हमने यूज किए हैं हम उसको हाईलाइट कर देते हैं यहां। एक फॉर्मूला हमने यहां यूज किया है, दूसरा हमने ये फॉर्मूला यूज किया है, इसके बाद तीसरा फॉर्मूला हमने रिलक्टेंस के लिए यूज किया है, और फोर्थ आपका फ्लक्स के लिए यूज किया है। तो ये आपके पास 4 फॉर्मूले इस तरीके से आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ए रॉड आयरन वार ऑफ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग and 2 सेंटीमीटर in dia is bent into circular shape। अब एक आपके पास बार है, ठीक है, जो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 2 सेंटीमीटर डाया में है, उसको सर्कुलर शेप में बेंड किया गया है जैसा आपको फिगर में दिखाया है। इट इज देन बाउंड विथ 500 टन्स। तो एन की जो वैल्यू है दैट विल बी 500। ये क्लियर नहीं होगा, मैं लिख देता हूं 500 टन्स है। कैलकुलेट द करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फ्लक्स ऑफ 0.5 वेबर। उसने कहा कि आपको करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो आपके सर्किट में फ्लक्स प्रोड्यूस करे 0.5 वेबर का। एयर गैप आपको दिया हुआ है 1 mm, और आयरन के लिए जो परमेबिलिटी गिवन है वो आपकी 4000 है, ठीक है ना। तो आपको करंट की वैल्यू बतानी है। तो करंट कैलकुलेट करने के लिए आपको एम्पियर टर्न कैलकुलेट करना पड़ेगा, और एम्पियर टर्न को अगर आप टर्न से डिवाइड कर दे तो आपके पास एम्पियर बचेगा, और एम्पियर को हम बोलते हैं करंट। चलिए अब अगर इस वार को इन्होंने सर्किल बना दिया तो उसकी जो डायामीटर था वो आपका सेम रहेगा। तो डायामीटर है 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी r इक्वल टू डी बाई 2, यानी डायामीटर बाई 2, तो 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 1 इंटू 10⁻⁻²। अब अगर मैं एरिया कैलकुलेट करता हूं सर्किल के लिए तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई इंटू 1 इंटू 10⁻⁻4 यानी कि पाई इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब आपके पास फ्लक्स की वैल्यू गिवन है, फ्लक्स इक्वल टू गिवन है 0.5 मिली वेबर। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻⁻3 वेबर। अब सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा यहां फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू 5/A। तो फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स है आपके पास 0.10⁻⁻3, एरिया है आपके पास पाई इंटू 10⁻⁻4। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 1.59 टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। चलिए अब इन्होंने जो लेंथ गिवन की है, लेंथ कितनी है L इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 मीटर आ जाएगी, और एयर गैप की यानी कि LG कितना गिवन है 1 mm। तो 1 mm को लिखेंगे तो 0.01 ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब हमें पता है कि जो AT की वैल्यू होती है, AT इक्वल टू होता है V अपॉन म्यू नॉट म्यू आर L, ठीक है। अब हमें किसके लिए कैलकुलेट करना है, एक तो हमारे पास मटेरियल है A इंटू L, यहां
तो फ्लक्स डेंसिटी आपके पास सेम रहेगी, तो म्यू नॉट म्यू आर एल जी, तो ये ए जी हो जाएगा प्लस वी अपॉन म्यू नॉट म्यू आर इंटू एल एंड ए। अब देखिए ये म्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि एयर गैप में क्या होगी, एयर होगी, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी v की वैल्यू है 1.59 इंटू एल जी की वैल्यू हमारे पास 0.001 म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 1 इंटू ए जी की वैल्यू हमारे पास, क्रॉस सेक्शन एरिया आपका सेम रहेगा, तो कितना हो जाएगा पाई इंटू 10⁻⁻4 प्लस 1.59 इंटू एल की वैल्यू हमारे पास 30 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करें मीटर में तो 0.3 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू म्यू आर 4000 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻4। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1361। अगर यहां से हमें करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो करंट इक्वल टू आई इक्वल टू हो जाएगा 80 अपॉन टर्न, और 80 की वैल्यू आपके पास 1361 अपॉन 500। तो यहां से इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.72 एम्पियर। तो इस तरीके से आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने एक बात चीज गड़बड़ कर दी, हमने एल यहाँ ए जी नहीं आएगा और ना ही यहाँ ए आएगा, तो ये वैल्यू नहीं होगी यहाँ, और ये वाली वैल्यू भी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो रिलक्टेंस में आता है जब हम एल यूज करते हैं। तो हमने फ्लक्स की वैल्यू को यूज किया है, फ्लक्स डेंसिटी को यूज किया है, तो यहाँ पर ए नहीं आएगा। तो ये वैल्यू जो होगी आपके पास, ये हमारे पास इस तरीके से होगी वी एल जी अपॉन म्यू नॉट प्लस बी एल अपॉन म्यू नॉट म्यू आर। ये वाली वैल्यू में हमारे पास रख के तब ये वैल्यू आएगी। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है, ए सर्कुलर आयरन रिंग बाउंड विद 100 टन्स of the coil develop a magnetic flux of 10 milliweber when coils carries a current of इतने, find the mmf of the source and reluctance of the ring। यानी कि आपको नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, फ्लक्स गिवन है 10 मिलीवीवर, और करंट आपको गिवन है 1 एम्पियर। तो यहां से अगर हम एमएमएफ कैलकुलेट करते हैं तो एमएमएफ आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। तो नंबर ऑफ टर्न्स है आपके पास 100 और करंट है आपके पास 1, यानी कि एमएमएफ की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 100। अगर आप रिलक्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये होता है आपके पास एमएमएफ अपॉन फ्लक्स, और एमएमएफ है आपके पास 100 और फ्लक्स है आपके पास 10 मिलीवेबर 10 की पावर -3, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 इंटू 10 टू पावर 3, यानी कि 1 इंटू 10 टू पावर 4, दैट इज 80 अपॉन वेबर। तो इस तरीके से हम सिंपल से न्यूमेरिकल्स आपके बेस पे कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, और यहाँ आपकी यूनिट नंबर 3 जो है वो आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसको करके देखिए, ठीक है। सारी वैल्यू आपको गिवन है और आपको बता दिया गया है कि करंट की वैल्यू ये आएगी। तो इस लेक्चर को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट में, जिसमें हम 4th यूनिट डीसी मशीन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।